हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने पंचतंत्र सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज की कहानी है व्यापारी का पतन और उदय। इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानियों को लाइक और शेयर करते रहें और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की कहानी। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर व्यापारी दंतल को गुस्सा आ गया और वह सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह व्यापारी दंतल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैर पकड़ता है और बोलता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से व्यापारी दंतल के महल में निरंकुश घूमने पर राजा पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतल महल में आता है तो संतरियां उसे रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां पर खड़े सेवक ने उसे मजे लेते हुए कहा, अरे संतरियों, जानते नहीं हो ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतल को सारा माजरा समझ में आ गया। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर पर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। राजा के चरणों में गिरकर सेवक दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक ने यह कथा सुनाकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूंगा। तब दमनक उसे लेकर पिंगलक के पास आया। बोला, महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ।
संजीवक ने भी पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों कर्टक और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़ाकर उसे ग्राम्य धर्म में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। अब वह हरिणों और दूसरे जानवरों को अपने नजदीक नहीं आने देता था और कर्टक और दमनक को भी दूर दूर ही रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से ही पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। कर्टक, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को ही पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने कर्टक से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया है। हमारे कितने ही साथी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। कर्टक ने कहा, तुमने ही तो यह आग लगाई है। तुम ही ने इस घास चरने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है, दोष तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं। किंतु मैंने जैसे इनकी मित्रता कराई थी, वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी करा दूंगा। कर्टक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। उधर सिंह पिंगलक भी भयानक है। अब यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? धमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता, उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे हुआ था? तो दमनक सुनाने लगा दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी। हम भी अगले भाग में इसी को सुनेंगे।